नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में का मॉड्यूल ए इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट 3 करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस एंड करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस रिलाई हेवीली ऑन अ नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल बैंक। क्या है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, किस पर डिपेंड है? नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल बैंक का नेटवर्क कैसे, उसके ऊपर डिपेंड है। हम आगे जाके देखेंगे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में ये कैसे होता है। बैंक्स अब्रॉड सपोर्ट एंड प्रोवाइड सर्विसेज सच एज, जो बाहर के बैंक है हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कैसा है, इंडियन बैंक जो है, सपोज एसबीआई, वो फॉरेन बैंक्स में सभी बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस केस में हमें कुछ बाहर के बैंक का सर्विसेज लेना पड़ता है। तो देखेंगे हम वो भी। क्रॉस बॉर्डर हैंडलिंग ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। क्या है, ईएलसी में हम डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं फॉरेन बैंक्स को, फॉरेन बैंक्स बाय फाइनल बेनिफिशियरी को डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेगा। रिसिट एंड पेमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग, इनवर्ड आता है या आउटवर्ड करते हैं वो। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट। करस्पॉन्डेंट बैंक्स आर central to globalization. Without them, cross-border trade finance cannot function efficiently. हम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आगे जाके करस्पॉन्डेंट बैंक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनआरआई रिमिटेंस एंड देयर इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जब 1993 में लिबरलाइजेशन हुआ था तब भी एनआरआई का बहुत इंपॉर्टेंस था फॉर फॉरेक्स रिजर्व पर्सपेक्टिव। A large number of Indians living abroad remit money to India। ठीक है, बाहर कोई गल्फ कंट्री में गया है, कोई बाहर गया है, वो पैसा फॉरेक्स में इंडिया में रिमिट करता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर फैमिलीज, फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एनआरआई फंड्स, एनआरआई फंड्स form a significant part of India's forex reserve। ठीक है, they have a unique importance in strengthening the Indian economy। बैंकिंग फैसिलिटीज टू फॉर एनआरआई हम आगे आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंक्स ऑफर अ वाइड बकेट ऑफ सर्विसेज टू एनआरआई। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट है, सर्विसेज भी बैंक उनको देता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रिपेट्रिएबल बेसिस, नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस। रिपेट्रिएबल बेसिस एंड नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस से हम अभी समझेंगे कि क्या होता है। सपोज कोई ये बैंक है और कोई फॉरेन से पैसा आ रहा है, ये अजय है, फॉरेन से पैसा इंडिया में भेज रहा है ये ईएसबीआई में। ठीक है, तो अब ये जो पैसा भेजा है वो उसको और फॉरेन में भेजना है या रिटर्न करना है, तो हम ये क्या बोलेंगे, इसको रिपेट्रिएशन। और नॉन रिपेट्रिएशन मतलब जो पैसा इंडिया से बाहर नहीं जा सकता उसे हम बोलेंगे नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम अब डिस्कस करेंगे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। उसके पहले हम इंडिया का फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है वो देखेंगे और इसी को कोरिलेट करेंगे हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में, तो समझने में इजी जाएगा। सपोज एक वन पर्सन है, उसका अकाउंट है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, कहाँ पे है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट है ये। और दूसरा एक बी है, उसका भी एसबीआई में अकाउंट है। ठीक है, ये है कहीं दिल्ली में अकाउंट और ये है कहीं चेन्नई में अकाउंट। तो ए को बी को कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ये इजीली इंटरनल ट्रांसफ़र से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, एसबीआई टू एसबीआई। बट अब इस केस में सपोज बी का अकाउंट एसबीआई में ना होके कोई कोऑपरेटिव बैंक में होता, कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक है, और उसका अकाउंट एसबीआई के पास नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट एसबीआई के पास में नहीं है। अब ये जो कस्टमर है भी कोऑपरेटिव बैंक का कस्टमर है, बट कोऑपरेटिव बैंक का एसबीआई के पास अकाउंट नहीं है। तो इस केस में हमें एक चाहिए मीडिएटर, जहाँ पे
दोनों बैंक का अकाउंट हो सके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना इंडिया का नेफ्ट एंड आरटीजीएस सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब ऊपर वाला ही सिस्टम हम देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कोई कोऑपरेटिव बैंक, ये है दिल्ली में और ये है चेन्नई में। ठीक है, इसको कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो इस केस में दोनों बैंक का अकाउंट एक थर्ड बैंक के पास होना चाहिए, कोई और बैंक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो ये हम ट्रांसफ़र इनिशिएट कर सकते हैं। इंडिया में ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, एसबीआई का एक करंट अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, कोऑपरेटिव बैंक का भी एक अकाउंट आरबीआई के पास होता है। हम जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो एसबीआई एसबीआई क्या करेगा, कस्टमर का अकाउंट डेबिट करके आरबीआई के पास में जो करंट अकाउंट है वहाँ पे क्रेडिट करेगा। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, स्टेट एसबीआई का करंट अकाउंट डेबिट करके कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट क्रेडिट करेगा। फाइनली कोऑपरेटिव बैंक अपने एंड कस्टमर को पैसा क्रेडिट कर देगा, और इसी से अपना इवॉल्व होता है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंसेप्ट। ठीक है, जैसे एसबीआई इंडिया में हर एसबीआई के पास या एसबीआई हर किसी बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में एसबीआई सभी फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसी वजह से एक कोई बैंक होता है, ये जो आरबीआई के जगह पे जो बैंक होता है, इसी को बोलते हैं हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। समझ गए करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है। चलो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे आगे। यहाँ पे अपनी एसबीआई है, यहाँ पे चाइना है। ठीक है, एसबीआई का कस्टमर है ये, चाइना का कस्टमर है बी। एसबीआई के ये कस्टमर ने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया है चाइना को। ठीक है, तो गुड्स एक्सपोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट किया है गुड, तो इसके बदले ए को कुछ पेमेंट मिलना चाहिए। बट एसबीआई का अकाउंट चाइना के अकाउंट के साथ नहीं, या चाइना का अकाउंट एसबीआई के साथ में नहीं है, तो फिर इस केस में एक थर्ड बैंक रहेगा जो एज अ करस्पॉन्डेंट बैंक यूज कर सकते हैं, वहाँ पे दोनों बैंक का अकाउंट रह सकता है। ठीक है, अब इस केस में हम एग्जांपल लेंगे जेपी मॉर्गन चेस। जेपी हम इस केस में एग्जांपल लेंगे जेपी चेस, जेपी मॉर्गन चेस, ये है करस्पॉन्डेंट। ठीक है, इसका भी एक अकाउंट यहाँ पे है यूएसडी में, इसका भी एक अकाउंट यहाँ पे है, और ये करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंसेप्ट आता है इन फॉरेन बैंक्स, इन फॉरेन करेंसी इन द सेंस यूएसडी आएगा, यूरो आएगा, जीबीपी आएगा। अब क्या होगा, चाइना का कस्टमर अपने बैंक को बोलेगा कि भाई साहब मेरा इतना इतना अमाउंट ए को ट्रांसफ़र करना है एसबीआई में, प्लीज़ आप ट्रांसफ़र करवा दीजिए। तो चाइना का बैंक क्या करेगा, अपना बी का अकाउंट डेबिट करेगा, और जेपी मॉर्गन के पास जो अकाउंट है उसको क्रेडिट करेगा। जेपी मॉर्गन साहब क्या करेंगे, ये चाइना का जो अकाउंट उनके पास में मेंटेन है वो डेबिट करके यहाँ पे क्रेडिट करेंगे एसबीआई के अकाउंट को, और एसबीआई अपना कस्टमर को फाइनली क्रेडिट कर देगा। इसी जेपी मॉर्गन को हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे जाके हमें टाइप भी आएंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, नॉस्ट्रो, फर्स्ट, सेकंड वॉस्ट्रो, थर्ड लोरो। अब जब हम ऊपर अकाउंट देखे थे ना, उसमें क्या था, एसबीआई का अकाउंट जेपी मॉर्गन के पास में है, एसबीआई का अकाउंट जेपी मॉर्गन के पास में है यूएसडी में। एसबीआई का यूएसडी अकाउंट विद जेपी मॉर्गन ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, एसबीआई का अकाउंट विद जेपी मॉर्गन इन यूएसडी करेंसी ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट।
इसका रिवर्स, जेपी मॉर्गन का अकाउंट इन एसबीआई इन आईएनआर रुपीज, ये हो गया वो एस्ट्रो अकाउंट। ठीक है। तो अभी हमने विथ डायग्राम या फ्लो चार्ट से कैसे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग वर्क होता है और नेसेसिटी क्यों है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू बैंक्स वेयर both maintain accounts with each other और one maintains an account with the other। इसमें क्या होता है, दोनों बैंक अकाउंट एक दूसरे के साथ मेंटेन करते हैं या एक बैंक दूसरे बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करता है। रिलेशनशिप एंड सर्विसिंग ऑफ बैंकिंग नीड्स एज एजेंट्स विदाउट अकाउंट रिलेशनशिप आल्सो। इसमें विदाउट अकाउंट रिलेशनशिप भी कुछ सर्विसेज करस्पॉन्डेंट बैंक देता है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्यों नेसेसरी है? Many banks offer correspondent services. Maintaining accounts with all is impractical. तो इंडिया में का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करना इम्प्रैक्टिकल है। इंटरनेशनल बिजनेस रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम अ वाइड नेटवर्क ऑफ बैंक वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, अ बैंक हैंडल्स बिजनेस in another city country through a local bank there, ठीक है। कोई भी बैंक दूसरे सिटी में वर्क करने के लिए वहां पे अपना ब्रांच ओपन करता है और वहां से ये वर्किंग होती है, या दूसरा सिटी या दूसरा कंट्री में, ठीक है। द लोकल बैंक एक्ट्स एज एजेंट एंड चार्ज फी फॉर सर्विसेज, ठीक है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का एडवांटेजेस क्या है वो देखेंगे। नो नीड फॉर ग्लोबल ब्रांच नेटवर्क, इस वजह से कॉस्ट सेव होता है एंड ऑपरेशनल ओवरहेड्स भी कम होती है। अवॉइड्स रिक्वायरमेंट ऑफ हाई बिजनेस वॉल्यूम टू सस्टेन फॉरेन ब्रांचेस। नेक्स्ट, रेगुलेटरी एडवांटेज, मेनी कंट्रीज रेस्ट्रिक्ट फॉरेन बैंक्स फ्रॉम ओपनिंग ब्रांचेस। कुछ कंट्रीज में है ऐसा कि वहां का रेगुलेटरी अथॉरिटी अलाउ नहीं करता है ब्रांच ओपन करने के लिए फॉरेन बैंक्स को। Correspondent banking helps banks operate internationally without direct branch presence, ठीक है। करस्पॉन्डेंट बैंक इसी वजह से इवॉल्व हुआ है कि विदाउट ब्रांच ओपन करके भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, banks can participate in global trade and finance, minimal operation cost with wider global reach। Next, functions handled by correspondent banks। correspondent बैंक टू टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक अकाउंट सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अकाउंट सर्विसेज। दिस सर्विसेज रिक्वायर the existence of an account relationship between the correspondent bank and the client bank, ठीक है। अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दोनों बैंक में अकाउंट रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है। इसमें फर्स्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, जैसा अपना क्लियरिंग सेक्शन काम करता है सेम वैसा ही है, बट ये फॉरेक्स टर्म में है। करस्पॉन्डेंट बैंक फैसिलिटेट्स आउटवर्ड इनवर्ड पेमेंट, कलेक्शंस एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम्स। एलसी का कोई क्लेम आता है वो रीइंबर्स करना या क्लेम करना भी एक काम करस्पॉन्डेंट बैंक कर सकता है। कोई चेक ड्राफ्ट इश्यू करने का या कलेक्ट करने का। प्रोवाइडिंग पीरियोडिक अकाउंट स्टेटमेंट एंड ट्रांजैक्शन एडवाइसेस। Additionally, intraday credit lines may be offered to cover temporary shortfalls until settlement funds are received। कभी कभी क्या होता है, बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में अमाउंट शॉर्टफॉल होता है,
तो कुछ टेम्पररी ओवरड्राफ्ट या टेम्पररी लिमिट भी करस्पॉन्डेंट बैंक दे सकता है। कलेक्शंस, एक्टिंग एज एन एजेंट द करस्पॉन्डेंट बैंक कलेक्ट्स। यहाँ पे करस्पॉन्डेंट बैंक एज ए एजेंट वर्क कर रहा है। क्या कलेक्ट करेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्स, checks and other instruments. After realization, proceeds are credited to the client's bank. Payment follow-ups, noting, protesting of dishonored bills. ये यूज होता है कलेक्शन में, जब कोई बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है और वहां का क्लाइंट देने के लिए मना करता है, तब करस्पॉन्डेंट बैंक उसको नोटिंग या प्रोटेस्टिंग करता है। तो ये कलेक्शन का पार्ट है। हम देखेंगे इसे बाद में जब अपने सिलेबस में आएगा तब। Safeguarding client bank interest during collection. Third one, payments. The correspondent bank processes, क्या प्रोसेस करता है? इंटरबैंक सेटलमेंट्स। कोई फॉरेक्स का डील होता है, सपोज डीलिंग रूम में चाहिए है, या बैंक को कुछ यूएसडी चाहिए, तो आईएनआर बेच के वो यूएसडी खरीदता है, तो ये सेटलमेंट भी करस्पॉन्डेंट बैंक करता है। कस्टमर पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स का कोई पेमेंट करने का रहा तो भी करता है। पेमेंट्स मेड टू बेनिफिशियरीज विद इन द सेम सिटी, कंट्री और इवन अदर कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन अकाउंट अरेंजमेंट। अकाउंट का कैसा अरेंजमेंट है उस हिसाब से ये करता है। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटीज। शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट or loan facilities may be provided based on credit worthiness of the client bank. सिंपल, हम भी कोई लोन देने का है तो पहले सिविल चेक करके देते हैं, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। करस्पॉन्डेंट बैंक्स में इन्वेस्ट सरप्लस ओवरनाइट फंड्स एट कॉल्ड रेट्स माइनस अ मार्जिन। सपोज नॉस्ट्रो में कुछ ज्यादा अमाउंट हो रहा है, तो ओवरनाइट फंड बैंक अपना करस्पॉन्डेंट बैंक को बोलेगा कि आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए फॉर कॉल्ड रेट्स ओवरनाइट फंड। ऑफर कैश मैनेजमेंट एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑप्शंस। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एज पर क्लाइंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अदर सर्विसेज, these services are typically offered on a stand alone basis। ये सर्विसेज कैसे ऑफर होती है? स्टैंड अलोन बेसिस, without the need for an account relationship। फर्स्ट केस के सर्विसेज में अकाउंट रिलेशनशिप मैंडेटरी है, बट ये जो अदर सर्विसेज आएगी यहाँ पे अकाउंट रिलेशनशिप मैंडेटरी नहीं है। देयर अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द करस्पॉन्डेंट्स बैंक इंटरनल पॉलिसीज एंड क्रेडिट इवेल्युएशन ऑफ द क्लाइंट बैंक। ये सभी डिपेंड है इंटरनल पॉलिसी एंड क्रेडिट रिस्क पे। इसमें फर्स्ट, एडवाइजिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये हम देखेंगे एलसी के टॉपिक में, लेटर ऑफ क्रेडिट में। कंफर्मेशन ऑफ एलसी, ये भी वही डिस्कस करेंगे। बैंकर्स एक्सेप्टेंस, बैंकर्स एक्सेप्टेंस एक ड्राफ्ट है। इश्यूएंस ऑफ गारंटीज, बिड बॉन्ड गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटीज। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स। कस्टोडियल सर्विसेज, ट्रेड रेफरल्स, क्रेडिट रिपोर्ट्स ऑन फॉरेन एंटिटीज। कोई फॉरेन एंटिटीज का क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए फॉर इंपोर्ट पर्पज के लिए, सपोज कोई इंडिया का कस्टमर इंपोर्ट करना चाहता है, तो क्रेडिट रिपोर्ट बैंक मंगवा के उसको प्रोवाइड कर सकता है। या कोई टर्म लोन देना है और कोई मशीनरी खरीद रहा है, उस लोन से इंपोर्ट कर रहा है, तो बैंक क्रेडिट रिपोर्ट ले लेगा कि वो एंटिटी फुलफिल कर सकता है या नहीं।
इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ओवरनाइट फंड्स, टर्म डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, ईटीसी। फंड राइजिंग सर्विसेज, ये जस्ट लाइक ये अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप ही है। प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, ठीक है। ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स ऑन इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पेमेंट गेटवेज। अब इसमें क्या है, पेमेंट सिस्टम और गेटवेज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्विफ्ट, चिप्स, चैप्स, टारगेट, नेफ्ट, आरटीजीएस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्विफ्ट। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या है, ग्लोबल सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क्स फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, connects 11,000 plus institutions across 200 countries, provides 24 into 7 services with strong security, bilateral key exchange and RMA. Cost effective compared to telex. Telex क्या होता था, एक टाइपराइटर कनेक्टेड था टेलीकम्युनिकेशन लाइन को, यहाँ पे टाइप करते थे, इस वजह से उसको टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी था, ठीक है। ये क्या यूज करता है, बैंक आइडेंटिफायर कोड फॉर आइडेंटिफिकेशन, बिग कोड, हम उसी को बोलते हैं स्विफ्ट कोड। सपोज हम जेपी मॉर्गन को अमाउंट ट्रांसफर करना है, कुछ मैसेज करना है, तो उसका बिग कोड क्या है, CHASUS ट्रिपल एक्स, ये होता है बिग कोड। स्विफ्ट डज नॉट ट्रांसफर फंड्स बट ट्रांसफर्स स्टैंडर्ड फाइनेंशियल मैसेजेस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे नेफ्ट आरटीजीएस है, नेफ्ट आरटीजीएस में हम फंड ट्रांसफर करते हैं, बट स्विफ्ट क्या करता है, फाइनेंशियल मैसेज सेंड कर रहा है, इंस्टेड ऑफ फंड्स इट इज सेंडिंग फाइनेंशियल मैसेजेस। फाइनेंशियल मैसेजेस कौन सा है, एग्जांपल बताएंगे आपके एग्जाम के लिए। मैसेज टाइप MT103, MT202, MT700 सीरीज, ये एलसी में यूज होता है, ये जस्ट एग्जांपल है। इंक्लूडिंग पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, ट्रेड फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स स्विफ्ट थ्रू भेज सकते हैं, ट्रेजरी ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव कम्युनिकेशन, ये सभी स्विफ्ट मैसेज के अंदर आता है। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, स्विफ्ट फंड ट्रांसफर नहीं करता है, ये एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल मैसेज सेंड करता है, बस। नेक्स्ट आएगा चिप्स, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये क्या है, मेजर यूएस पेमेंट सिस्टम सिंस 1970। कहाँ ऑपरेट करता है, न्यूयॉर्क। यूज्ड मेनली फॉर लार्ज वैल्यू यूएसडी सेटलमेंट्स, स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज एंड यूरो डॉलर सेटलमेंट। इसका फीचर्स क्या है, ये है ऑटोमेटेड एंड कंप्यूटर बेस्ड, रिप्लेस पेपर चेक्स। मेंबरशिप 49 मेजर इंटरनेशनल बैंक्स करंटली, ठीक है। रियल टाइम मैसेजिंग, एंड ऑफ डे नेट सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब आरटीजीएस टाइप ही, जैसे यहाँ आरटीजीएस किया वहां पे तुरंत अकाउंट क्रेडिट होता है, रियल टाइम पे है। थ्रू आउट द डे बैंक सेंड रिसीव पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। End of day positions are netted, each bank page receives only the net balance, तो नेटिंग होता है एट द एंड ऑफ डे। सेटलमेंट डन थ्रू पार्टिसिपेंट्स अकाउंट एट द फेडरल रिजर्व, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएसए में फेडरल रिजर्व है। कोड्स यूज्ड, कौन से कोड यूज होते हैं, चिप्स पार्टिसिपेंट कोड,
बैंक आइडेंटिफाई करने के लिए चिप्स कोड यूज होता है एंड यूआईडी नंबर टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी अकाउंट यूज्ड फॉर स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मतलब इसमें कोई मैन्युअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। थर्ड, फेडवायर यूएसए, रन बाय फेडरल रिजर्व बैंक सिंस 1918। एक कैसे वर्क होता है? ऑन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस, कवर्स domestic payments, interbank transfers, commercial payments, and security settlements. Over 9,000 participants identified via ABA numbers. Accounts. All US banks maintain accounts with the Federal Reserve. Next, CHAPS UK. Clearing House Automated Payment System in London. UK equivalent of CHIPS but mainly domestic. ये चिप्स की तरह ही है बट यूज होता है यूके में। वर्क्स ऑन नेट सेटलमेंट पे वर्क होता है। अप्रोक्सीमेट 20 डायरेक्ट मेंबर्स बैंक्स एंड 4,500 प्लस इनडायरेक्ट मेंबर्स है इसके। टारगेट टू यूरोजोन, ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर, EU wide RTGS system for euro transactions, mandatory for settlement within the euro system, ECB plus national central banks, used by all eurozone countries. Current system target 2 है, coverage entire eurozone, 19 European Union members using euro. इसका रोल क्या है? Facilitates cross border euro payments, interbank transfers, securities related payments. RTGS plus and EBA systems Europe. RTGS plus क्या है? RTGS plus जर्मन हाइब्रिड RTGS सिस्टम, 90 प्लस पार्टिसिपेंट्स है इसमें। EBA यूरो 1 नेटिंग सिस्टम फॉर क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट्स। स्टेप 1, इसमें दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप 1 रिटेल यूरो पेमेंट, स्टेप 2 पैन यूरोपियन ACH फॉर रिटेल पेमेंट्स इनेबलिंग ESTP। अब हम देखेंगे इंडिया में आरटीजीएस एंड नेफ्ट। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मैनेज्ड बाय आरबीआई थ्रू IDBRT Hyderabad. Minimum transaction 2 lakhs. Settlements in real time via RBI pool account. नेफ्ट बैच सेटलमेंट सिस्टम है, बैच में सेटलमेंट होता है। बैच सेटलमेंट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम, सपोज 12 PM से 12:30 तक के ट्रांजेक्शन, ये हाफ आवर का एक बैच में सेटल होता है, ये बैच सेटलमेंट है। हैंडल स्मॉल रिटेल रिमिटेंसेस, सेटलमेंट ऑकर हाफ आवरली 23 टाइम्स डेली, ग्रेटली रिड्यूस चेक ड्राफ्ट यूजेस इन इंडिया। ठीक है, अब हम दोनों में का डिफरेंस देखेंगे। टाइप ऑफ सेटलमेंट, आरटीजीएस में रियल टाइम ग्रॉस है, यहाँ पे डिफर्ड बैच वाइज हाफ आवरली होता है। ऑपरेट कौन करता है? ऑब्वियसली आरबीआई। मिनिमम लिमिट आरटीजीएस में 2 lakhs है, नेफ्ट में नो मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट दोनों में भी नहीं है। अवेलेबिलिटी 24/7 दोनों भी। यूज केस आरटीजीएस हाई वैल्यू अर्जेंट ट्रांसफर्स, नेफ्ट रिटेल एंड रेगुलर पेमेंट्स। प्रोसेसिंग टाइम आरटीजीएस इंस्टेंट होता है और नेफ्ट विद इन बैचेस में होता है।